नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अपाहिज पति। दोस्तों, आज मैं पहली बार अपने पति से मिलने जा रही थी। दिल में एक अजीब सी खुशी और बेचैनी थी। जैसे जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ रही थी, मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। हर कदम पर महसूस होता था कि मैं प्यार की एक नई दास्तान लिखने जा रही हूँ। उसके चेहरे की पहली झलक देखने का इंतजार था, जिसके बारे में मैंने सपने में सोचा था। जिस दिन मेरा बीए का रिजल्ट आया, उस दिन मैं बहुत खुश थी। मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। अब मैं अपनी दोस्तों के साथ चर्चा कर रही थी कि आगे कौन से सब्जेक्ट लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। लेकिन माँ की बातें सुनकर मेरी सारी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया। उन्होंने कहा, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम घर पर बैठो, घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। तुम्हारे छोटे भाई बहन भी हैं, उनका भी पढ़ाई का खर्च है। इसके अलावा और भी जरूरतें होती हैं। अब तुम्हारे पिता अकेले क्या क्या देखेंगे। माँ की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, मगर माँ, आप जानती हैं कि आगे पढ़ना मेरा सपना है। मेरी सारी सहेलियाँ आगे एडमिशन ले रही हैं, मुझे भी पढ़ना है। लेकिन उनकी नानी में कोई बदलाव नहीं हुआ। बस रहने दो। तुमसे छोटी भी 2 बहनें हैं, उनको भी मैंने अपने घर बार का करना है। अब तुम आगे पढ़ाई को भूल जाओ। अब जो भी करना होगा ससुराल में जाकर कर लेना। मैं तुम्हारे लिए रिश्ते देख रही हूँ। तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। मैं जवान लड़कियों की जिम्मेदारी ज्यादा समय तक उठाने के हक में नहीं हूँ। जो मैंने कह दिया इसे अपने दिमाग में बिठा लो। मैं अपनी बात से 1 इंच भी नहीं हटूंगी। माँ का अंदाज बहुत कठोर था। पिता से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अपनी माँ से पूछ लो, जैसा वह कहती है वैसा ही कर लो। लेकिन मैं जानती थी कि माँ का फैसला क्या होगा। हमारे मोहल्ले में एक सुनीता आंटी रहती थी। पूरे मोहल्ले के लड़के लड़कियों का रिश्ता वही करती थी। माँ ने तो अब सरोज को घर में बुलाना शुरू कर दिया था और हर दूसरे तीसरे दिन आंटी किसी न किसी को घर में लेकर आती थी। मैं अच्छे कदकाठी की लड़की थी और शक्ल सूरत भी मेरी अच्छी थी। लेकिन फिर भी न जाने क्यों माँ को उनका दामाद अभी तक नहीं मिल रहा था। न जाने वह क्या चाहती थी। एक दिन मुझे उनके इरादों की खबर हो गई, जब वह एक दिन रिश्ते वाले पर बरस पड़ी थी। उस दिन आंटी अपने साथ एक औरत और एक 40 का आदमी लेकर आई थी। जो आदमी काला, मोटा और भद्दे शक्ल का था, उसे देखकर मुझे डर से झुरझुरी आ गई थी। दोस्तों, मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई कि अगर ये दोनों पति पत्नी देखने में इतने डरावने हैं, तो उनका बेटा भी जरूर इनसे ही होगा। जब माँ ने मुझे ड्राइंग रूम में चाय लाने को कहा, तो मेरा बिल्कुल भी ड्राइंग रूम में जाने का मन नहीं था। लेकिन मजबूरी थी। अगर नहीं जाती तो माँ मुझसे गुस्से से डांट देती और मैं हमेशा उनके गुस्से से डरती थी। जब मैं ड्राइंग रूम में आई तो वहाँ का माहौल बहुत ही भारी लग रहा था। माँ बहुत गुस्से में थी और उनके चेहरे के भाव ऐसे लग रहे थे जैसे वो अभी उस औरत के मुंह पर थप्पड़ मार देंगी। वह औरत मुझे देखकर कहने लगी कि आपकी बेटी बहुत प्यारी है, हमारे भाई के साथ बहुत अच्छी लगेगी। दोनों की जोड़ी चांद और सूरज की जोड़ी लगेगी। उनकी बात सुनकर मैंने शर्माते हुए सिर झुका लिया। फिर वह आदमी कहने लगा, दीदी, बात आपकी ठीक है, यह लड़की मेरे साथ खूब जचेगी। उसकी बात पर मैंने हैरानी से सिर उठाकर उसे देखा। वहीं माँ के चेहरे पर भी नापसंदगी के भाव फैल गए थे। दोस्तों, फिर माँ मुझसे गुस्से से बोली कि तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद मेहमानों को चाय दे दूंगी। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था,
इन लोगों पर की हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बातें करने की। मैं तो उसे लड़के का पिता समझ रही थी और वह खुद मुझसे शादी करने की इच्छा रखता था। उन लोगों के जाने के बाद माँ आंटी पर बुरी तरह बरस पड़ी और आंटी ने भी कानों को हाथ लगाते हुए कहा, मैं खुद भी नहीं जानती थी कि वह अपने भाई का रिश्ता डाल देगी, जबकि घर से तो वह मुझे यही कहकर आई थी कि वह अपने बेटे की ही शादी करना चाहती है। माँ ने आंटी को खूब सुनाई कि अब आगे जिसको भी लेकर आना, खूब छानबीन करके लाना। मेरी बेटी इतनी गई गुजरी नहीं है जो हर एरे गैरे के सामने मुंह उठाकर चली जाए। कुछ समय तक तो आंटी ने भी माँ की बातों पर मुंह फुलाए रखा, लेकिन फिर एक दिन वह हम फते माँ के पास आई और बोली, अरे बहन, तुम्हारी बेटी राज करेगी, लाखों में खेलेगी। जो भी सुनेगा उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। तुम्हारी बेटी की किस्मत इतनी शानदार हो सकती है। आंटी की बातें सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए थे और माँ भी रिश्ते की जानकारी जानने के लिए बेताब नजर आ रही थी। जब से ताई की तीनों बेटियों के रिश्ते तय हुए थे, तब से माँ हाथ में सरसों जमाना चाहती थी। वह सरोज आंटी बार बार यही कह रही थी कि कोई ऐसा रिश्ता दिखाओ जो चट मंगनी पट विवाह वाला मुहावरा सच साबित कर दिखाए। जब से उनकी तीनों बेटियों के एक साथ रिश्ते तय हुए थे, उनके तेवर ही बदल गए थे। वह इंसान को इंसान ही नहीं समझती थी और उनके रवैये से माँ हमेशा बेचैन रहती थी। और अब भी कल वह ताई के घर से जब से वापस आई थी, तब से बहुत गुस्से में थी और बार बार बड़बड़ाए जा रही थी। ताई की बेटियां मुझसे 2-4 साल बड़ी थी और एक मेरी उम्र की थी और अब ताई को भी मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी। मेरी बेटी की अभी उम्र ही जब से उस औरत की तीनों बेटियों के रिश्ते हो गए हैं, तब से वह खुद को सयानी समझने लगी है, जैसे उसे सबके बारे में बात करने का हक मिल गया है। माँ गुस्से से लगातार बड़बड़ाए जा रही थी और मैं चुपचाप उनके गुस्से के ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। अब जब सरोज आंटी ने यह खुशखबरी सुनाई तो माँ के दिल की मुराद भी बढ़ गई। माँ ने पिता से खातिरदारी के नाम पर खूब पैसे ले लिए और कहने लगी, आने वाले मेहमान बहुत अमीर लोग हैं, उनकी खातिरदारी के लिए भी अच्छे खासे पैसे चाहिए होंगे। पिता ने कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि रिश्ता हमेशा अपनी बराबरी के लोगों में देखा करो। ऊंचे लोगों में रिश्ते करने से बहुत सारे मुद्दे पैदा हो जाते हैं। मेरी माँ ने अपने नाक से जैसे मक्खी उड़ाई और बोली, जब हमारी बेटी लाखों में खेलेगी, अपने घर पर राज करेगी, तो तुम देखना, तुम खुद मेरी दूरदर्शिता की तारीफ करोगे। पिता ने चुपचाप पैसे निकालकर माँ के हाथ में रख दिए। माँ ने घर की मुझसे सफाई करवाई, नए पर्दे और नए कुशन लगवाए। फिर मुझे पैसे देकर बोली कि अपना अच्छा सा फेशियल करवा लो और बाल भी आजकल के नए जमाने के अंदाज में कटवा लो। देखती नहीं हो तुम्हारी ताई की बेटियां कैसे फैशन करती हैं और कैसे उन्होंने अपने मामूली शक्लो सूरत को भी रगड़ा कर खूबसूरत बना लिया है। माँ की यह रगड़ाने वाली सलाह पर मुझे हंसी आ गई थी। फिर जिस दिन मेहमान आने वाले थे, उसी दिन मैं माँ के कहने के मुताबिक पार्लर चली गई। दोस्तों, मैं भी दिल ही दिल में यह चाहती थी कि इस जगह पर मेरा रिश्ता हो जाए, क्योंकि एक तो मेरी माँ की टेंशन खत्म हो जाती और दूसरा जब से मैंने ये सुना था कि वो लड़का मुंबई में रहता है और अपनी पत्नी को भी शादी करके मुंबई में ले जाना चाहता है, तब से जैसे मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मैं खुद को मुंबई में घूमते फिरते हुए देखने लगी थी। हालांकि इससे पहले मुझे शादी का कोई शौक नहीं था और न ही मैंने कभी आम लड़कियों की तरह सपने सजाए थे। लेकिन अब जब से माँ हर समय शादी की रट लगाए रखी थी, तब से मैं भी अपने होने वाले पति के बारे में सोचने लगी। न जाने वो कौन होगा,
जो मेरी जिंदगी में शामिल होगा वो कैसा होगा। मैं भी चाहती थी कि कोई ऐसा हो जिसके साथ मैं अपनी तन्हाई बांटूं, जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें कर सकूं और जिसका हाथ थामकर मैं दूर तक चलती जाऊं। अक्सर मैं इन ख्यालों में खो जाती थी। पार्लर से तैयार होकर जब मैं घर आई तो माँ मुझे देखकर हैरान रह गई। मेरे चेहरे पर न्यू मेकअप लुक देखकर माँ भी मुझे सराहे बिना नहीं रह सकी। जब मेहमानों ने मुझे देखा तो उन्हें मैं बेहद पसंद आई। आज ही उन्होंने मेरे हाथ पर शगुन के पैसे रख दिए थे और माँ बाप से कहने लगे कि आप लोग भी जल्दी हमारे घर आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। दोस्तों, उनकी तरफ से मेरे लिए स्पष्ट पसंदगी की मुहर पाकर माँ के तो जमीन पर पैर नहीं टिक रहे थे। माँ बहुत खुश थी, लेकिन पिता इतनी जल्दी कोई फैसला करने पर तैयार नहीं थे। पापा का कहना था कि शादी विवाह के मामले हैं, सोच समझकर फैसला करना चाहिए, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है उम्र भर का साथ होता है लड़की और लड़के का। भगवान न करे कुछ ऊंच नीच हो गई तो लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन माँ को तो बस जल्दी ही करनी थी, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिनों के बाद जब माँ बाप लड़के को देखने के लिए गए तो मैं बेकरारी से उनकी वापसी का इंतजार कर रही थी। मेरी छोटी बहन मेरी बेकरारी देखकर मुझे चिढ़ाने लगी कि दीदी क्या बात है, आपने आज से पहले तो माँ बाप का कभी इतनी तड़प के साथ इंतजार नहीं किया था। उनकी बात सुनकर मैं बुरी तरह से शर्मा गई थी। फिर वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। माँ बाप को वे लोग बहुत पसंद आए थे और लड़के ने भी माँ बाप से वीडियो कॉल पर बात की। फिर माँ कहने लगी कि लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक कमी थी, वे लोग जल्दी शादी करना चाहते थे। क्योंकि मेरा होने वाला पति रितेश वहाँ अकेला रहता था और वह चाहता था कि वह जल्दी से जल्दी शादी करके अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाए ताकि उसकी तन्हाई दूर हो सके और कोई उसका ख्याल रखने वाला मौजूद हो। और ये लोग एक हफ्ते के अंदर ही मेरी रंजन के साथ शादी करके मेरे कागजात बनवाने पर जोर देने लगे थे। उन्होंने अपने बेटे रंजन को फोन कर दिया था कि रिश्ता डन है, तुम मुंबई से टिकट कटाकर फौरन इंडिया आ जाओ। जल्दी जल्दी शादी करके एक ही हफ्ते में सब कुछ निपटाना था और फिर एक हफ्ते के बाद मुंबई के लिए निकल भी जाना था। इस जल्दबाजी पर मेरे पापा हैरान थे, जबकि मेरी माँ को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन पिता इतनी जल्दी फैसला करने के खिलाफ थे। बोले, अभी समय है, इतनी जल्दी फैसला मत करो, सोच समझ लो। आखिर क्या वजह है कि वे लोग इतना जल्दी मचा रहे हैं? वे लोग पैसे वाले हैं, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि रितेश जैसा हैंडसम बिजनेसमैन लड़का हम जैसे मामूली घर में रिश्ता जोड़ रहा है और एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी बेटी को मुंबई भी लेकर जा रहा है? मुझे कोई और ही गड़बड़ लग रही है। अब की बार माँ ने सिर थाम लिया, बोली, आपको हर बात में शक करने की आदत है। भला हमारी बेटी में क्या कमी है? वह लाखों में एक है और वे लोग तो उसे देखते ही पसंद कर गए थे। अब जब परिवार के बाकी लोगों को पता चलेगा कि मेरी बेटी का इतना अच्छा नसीब है तो आप देखिएगा, जल जल कर मर जाएंगे सब लोग। माँ परिवार को जलाने की खुशी में पिता की किसी भी दलील को ध्यान में नहीं ला रही थी। दोस्तों, और फिर वही हुआ जो माँ चाह रही थी। दरअसल मेरी भी यही इच्छा थी। जब से मैंने रंजन की तस्वीर देखी थी तब से उसे अपने सपनों में सजा लिया था। वह ऐसा था कि उसे देखकर इंसान मोहित हो जाए। माँ के कहने पर मैं भी वीडियो कॉल पर रंजन से बात की थी। उसे देखते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। नजरें शर्म से झुक गई थी। यह शर्म नेचुरल थी। मैं अपने होने वाले पति से पहली बार आमने सामने बात कर रही थी
लेकिन उसकी प्यारी खूबसूरत और मोहब्बत भरी आवाज से मैं जल्द ही रिलैक्स हो गई। उसके साथ मैं हल्की फुल्की बातें की थी। उसने मुझे धीरे धीरे विश्वास में ले लिया था। वह वैसा ही खूबसूरत था जैसा कि तस्वीर में दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा गम था। चेहरे पर दुख की परछाइयां नजर आ रही थी। क्या उसे इस नए रिश्ते में बंधने से कोई खुशी नहीं मिल रही थी? वह चुपचाप मुझे देख रहा। रंजन की माँ मेरी उंगली में रंजन की तरफ से अंगूठी पहनकर मांगनी की रस्म कर गई थी। फिर मंगनी की तामझाम के बाद वे लोग तोहफे वगैरह देकर लौट गए। उनके जाने के बाद जब मैंने ये तोहफे खोले तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। बेहतरीन कपड़े, गहने और क्या कुछ नहीं था जो मेरे ससुराल वाले मेरे लिए लेकर आए थे। ऐसा मेकअप मैंने सिर्फ टीवी में ही देखा था, और अब जब ये सारी चीजें मेरे सामने में थी तो मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं आ रहा था। दोस्तों, माँ भी मुझे खुश देखकर निहाल हो रही थी। समय जैसे उड़ने लगा था और फिर एक दिन मम्मी ने बताया कि रंजन मुंबई से आ चुका है और 3 दिन बाद तुम्हारी और रंजन की शादी है। शादी बहुत ही सादगी से होगी। मेरा दिल फिर से नए सपने सजने लगा था, लेकिन अगले ही दिन एक बुरी खबर हमारा इंतजार कर रही थी। रंजन के घर से कॉल आया कि रंजन का एक्सीडेंट हो गया है और उसके पैर में चोट आई है। वह अभी चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिलहाल शादी वक्त पर करना बहुत जरूरी थी क्योंकि सारे पेपर तैयार हो चुके थे। पेपर्स की थोड़ी सी कार्यवाही रह गई थी जो शादी के अगले दिन पूरी होनी थी। और फिर उसके बाद हल यह निकला कि रंजन व्हीलचेयर पर बैठकर मेरे साथ शादी की रस्में पूरी करेंगे। मेरा दिल यह सोचकर उदास हो गया था। शादी को लेकर मैं बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन खैर मैं इसी पर भगवान का धन्यवाद किया कि रंजन को ज्यादा चोट नहीं आई। बस उसके पैर में हल्का सा फ्रैक्चर था जो कुछ ही दिन में ठीक हो जाना था। तीसरे दिन मेरी और रंजन की शादी बहुत ही सादगी से हो गई। दोस्तों, विदाई अभी नहीं हुई थी कि रंजन का कहना था कि वह अपनी दुल्हन को विदा करके सीधा मुंबई ले जाना चाहता है। लेकिन शादी के चौथे दिन ही एक और अजीब सी खबर सुनने को मिली कि रंजन मुंबई वापस चला गया है। मेरे पेपर्स में कुछ दिक्कत आ रही थी उनके कार्यवाही पूरी होने में। अभी 10 दिन का टाइम लगना था और रंजन इतने दिन तक नहीं रुक सकता था, इसलिए वह वापस चला गया। जब मेरे पेपर पूरे हो जाएंगे उसके बाद रंजन मुझे मुंबई बुला लेगा। इन सारे अजीब अजीब प्रॉब्लम्स में मैं बेचैन होने लगी थी। अब तो मेरी माँ भी परेशान हो गई थी। जब देखो रोज एक नया मसला खड़ा हो जाता था। दोस्तों, मैं अपने दिल को समझ लिया था। जो भी था, अब मैं रंजन की पत्नी थी। वह मेरा पति था और मैं कुछ ही दिनों में विदा होकर उसके पास मुंबई चली जाती। मुझे रंजन ने अपने पास बुलाने के लिए कागजात बनवाने शुरू कर दिए थे। कभी कभार वह मुझे कॉल करता और थोड़ी सी बात करने के बाद फोन बंद कर देता। दोस्तों, मैं चाहती थी कि वह मुझसे ढेर सारी बातें करे, अपने दिल की, अपनी बेचैनियों को मुझे बताएं, लेकिन वह हालचाल पूछने के बाद फोन बंद कर देता था। मैं सोचती रहती कि मैं उससे ये बात करूंगी, वो कहूंगी, लेकिन वो सारी बातें मेरे दिल में ही रह जाती थी और मेरा पति फोन बंद कर देता था। ताई की तीनों बेटियां विदा होकर अपने घर चली गई थी। जब से मेरा रिश्ता रितेश के साथ हुआ था, तब से ताई की तनी हुई गर्दन में कमी आ गई थी। वह अभी तक इस बात पर हैरान थी कि मेरी शादी इतने ऊंचे घराने में कैसे हो सकती है। यकीन तो मुझे भी नहीं आता था, लेकिन यही सच था और मुझे अपनी किस्मत पर अब गर्व हो रहा था। फिर वह दिन भी आ गया जब मुझे अपने पति के पास चले जाना था। मेरे घर वाले बिना पति के मुझे विदा करने पर तैयार नहीं थे,
लेकिन ससुराल वालों का कहना था कि अभी रितेश वापस नहीं आ सकता, उसके बिजनेस को देखने वाला कोई नहीं है। और यूं भी हम रूपा को अपनी बेटी बनाकर ले जा रहे हैं। आप बेफिक्र रहें, आपको हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। उनकी ऐसी बातें सुनकर माँ बाप कुछ हद तक संतुष्ट हो गए थे, लेकिन परिवार के बाकी लोगों ने बहुत बातें बनाई थी कि बिना दूल्हे के दुल्हन को कौन विदा करता है, मगर माँ बाप ने किसी की एक भी नहीं सुनी। फिर जब मैं एयरपोर्ट से रवाना हुई तो तब आखिरी बार माँ बाप से मिलते हुए मेरी पलकें भीग गई थी। मैं उनसे कभी एक दिन के लिए भी दूर नहीं हुई थी, कभी दूसरे शहर भी नहीं गई थी। अब अचानक से दूसरे देश चले जाना मेरे लिए खुशी की बात होने के साथ साथ यह बात दुख का भी कारण थी कि न जाने कब मैं फिर से अपने माँ बाप और भाई बहनों से मिल सकूंगी। उनसे मिलते हुए मैं विदा हो गई थी। फिर जब मैं प्लेन में जाकर बैठी तो भविष्य के सुनहरे सपने मेरी आंखों में सज गए थे और मैं अपने पति के बारे में सोचने लगी थी, जिससे मैं मिलने जा रही थी। जाने वह कैसा होगा, वह मेरा कैसे स्वागत करेगा। मेरे साथ जितनी भी बातें हुई थी वह मुझे बहुत गंभीर स्वभाव का व्यक्ति लगा। दोस्तों, मुझे विश्वास था कि मैं अपनी शरारतों और मस्ती से उसकी गंभीरता को बदल दूंगी, उसे अपने रंग में रंग दूंगी। जब मैं इस अजनबी जमीन पर उतरी तो मुझे लेने के लिए वहां एक लड़की मौजूद थी। उसने फैशन का कपड़ा पहन रखा था। मेरे फ्यूचर ने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया। उसने कहा, मिसेज रूपा, मैं आपको लेने आई हूँ। मैं आपके पति की सेक्रेटरी हूँ। वह मुझे उस घर में ले गई जो एक बहुत बड़ा महल था, जैसे मेरे सपनों का घर। और मेरे पति भी तो बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार जैसे थे। मेरा दिल बेतरतीब ढंग से धड़कने लगा। उसने कहा, क्या आप अपने पति से इस तरह मिलना चाहती हैं, या आप पारंपरिक दुल्हनों की तरह सज-धज कर उनके सामने जाना चाहती हैं? उसकी बात सुनकर मैं झिझक गई और कहा कि तुम मुझे ऐसे ही उनके सामने ले चलो। उसने मेरे चेहरे पर खिलते रंगों को दिलचस्पी से देखा और फिर एक कमरे के पास छोड़कर वापस चली गई। जाते जाते उसने कहा कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। मैं कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गई तो वहाँ कोई नहीं था। मैं बिस्तर पर जाकर बैठ गई क्योंकि मैं सफर से थकी हुई थी। मेरा ध्यान अपने पति की ओर चला गया था। उस लड़की ने तो कहा था कि मेरे पति कमरे में हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं था। इस कमरे में 3-4 दरवाजे थे, न जाने मेरे पति कहाँ थे। मैं बुरी तरह से थकी हुई थी। काफी देर तक मैं उनका इंतजार करती रही और फिर आखिरकार सो गई। मुझे सोए हुए न जाने कितनी देर हो गई थी जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे गालों को नरमी से छू रहा हो। सोते हुए भी मुझे अजीब सा एहसास हुआ था और फिर अचानक जैसे मैं होश में आ गई। मैंने झट से अपनी आंखें खोल दी तो मैंने अपने ऊपर एक चेहरा झुका हुआ देखा। मैं डर के मारे चीख पड़ी। मेरा सांस तेज तेज चलने लगी थी। अब जब मैंने नजर उठाकर देखा तो सामने मेरे पति बैठे हुए थे और उन्होंने मेरा डर देखकर मुस्कुरा दिए। क्या बात है? मुझे नहीं पता था कि तुम जब मुझसे पहली बार मिलोगी तो तुम मुझे देखकर ऐसे रिएक्ट करोगी। उनका इशारा मेरे डर की तरफ था। मैं शर्मिंदगी से कहने लगी कि मैं नींद में थी, इस वजह से डर गई, वरना आप इतने डरावने हरगिज नहीं हैं। उनके इस तुरंत जवाब पर वह हंस पड़े और फिर कहने लगे कि तुम्हें जरूर भूख लग रही होगी, पहले कुछ खा पी लो, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। वह मुझे नजरों से देख रहे थे और मैं झिझकते हुए नजरें झुका गई। फिर मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और जब उनके पास पड़ी हुई। दोस्तों,
व्हीलचेयर पर मेरी नजर पड़ी तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। यह व्हीलचेयर यहाँ पर किसके लिए मौजूद थी? फिर अगला दृश्य अत्यंत हैरतअंगेज था। उन्होंने किसी को आवाज देकर कमरे में बुलाया। वह एक मेल अटेंडेंट था शायद। उसने मेरे पति को व्हीलचेयर पर बैठने में मदद दी और मुझे कहने लगे कि मुझे नीचे डाइनिंग हॉल में ले चलो, मैं तुम्हें रास्ता बताता जाऊंगा। लेकिन उस समय मैं उनकी कोई बात सुन नहीं रही थी। मेरे चेहरे का रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था, आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं मुंह पर हाथ रखकर उन्हें बेकीनी से देखती जा रही थी। मुझे तो कहा गया था कि रंजन की एक टांग में हल्का सा फ्रैक्चर था, लेकिन जिस तरह के उनकी दोनों टांगें बेजान थी, मेरा दिल कांप रहा था। रंजन की दोनों टांगों में जान नहीं थी। मुश्किल से उसे नौकर ने दोनों टांगों को संभालकर रंजन को उस व्हीलचेयर पर बिठाया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मैंने जो सपने अपनी आंखों में सजा रखे थे, अब मेरे सारे सपने जैसे एक ही झटके में टूट गए थे। मेरे पति भी शायद मेरी मानसिक स्थिति को समझ गए थे, तभी उन्होंने इस समय मुझे बात करना जरूरी नहीं समझा और कमरे से बाहर निकल गए। थोड़ी देर के बाद एक नौकरानी खाना लेकर कमरे में आ गई, लेकिन मैंने खाने से इनकार कर दिया। उसे कहने लगी कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं बुरी तरह से रोने लगी थी और रोते रोते निढाल हो गई। यह गम मेरे लिए बहुत बड़ा था कि मेरे पति मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर भी नहीं चल सकते, और इस बात को नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं था। दोस्तों, मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे थे। शादी के लिए जल्दबाजी करना, व्हीलचेयर पर बैठकर मेरे साथ शादी के साथ फेरे लेना, यह सब कोई हादसा नहीं था। यानी कि मेरे पति पहले से ही अपाहिज थे। उनके एक्सीडेंट की झूठी खबर मुझे बताई गई थी, ताकि जब शादी पर मेरे पति मेरे साथ शादी के साथ फेरे ले तो लोगों पर यह राज ना खुल जाए कि वह अपाहिज है। उन्होंने इस बात को इस पर्दे में छुपा दिया था कि एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी टांग में थोड़ा सा फ्रैक्चर है। जल्दबाजी में मेरे पति को मुंबई भेज दिया था। मुझे उनके साथ विदा नहीं की। इंडिया में रहकर ही मुझे ये राज पता चलता तो मैं घर में शोर मचा देती। यह इतना बड़ा धोखा था कि मैं उनके ऊपर पुलिस केस भी कर सकती थी। मेरे माँ बाप, मैं और सब रिश्तेदार इसी बात से धोखा खा गए थे। मैं रो रो कर अपनी आंखें सुजा चुकी थी। मेरे पति अब तक कमरे में नहीं आए थे। शायद मेरे पति भी मेरी हालत को समझते थे। वह फिर से कमरे में नहीं आए थे। शायद वह मुझे संभलने के लिए समय देना चाह रहे थे। और फिर रो धो कर मैंने अपने आंसू खुद ही पोंछ लिए और खुद को हर तरह के हालात के लिए तैयार कर लिया। दोस्ती, मैंने सोच लिया था कि मैं अपने परिवार वालों को इस धोखे के बारे में बताऊंगी। अपनी सास से पूछूंगी कि उन्होंने मुझे धोखे में क्यों रखा। दोस्तों, उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया कि उनका बेटा अपाहिज है, चलने फिरने से मजबूर है, और यह बात छिपाकर मुझे उसके साथ शादी करने पर मजबूर कर दिया। मेरे आंसू किसी भी तरह से थमने को नाम नहीं ले रहे थे। फिर दूसरे दिन मेरी रंजन के साथ मुलाकात हुई। मैं कमरे में बैठी हुई थी जब वह मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया। मैंने एक झटके से अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ा लिया और वह मेरे चेहरे की तरफ देखते रह गए। फिर उदासी से कहने लगे कि मैं जानता था कि तुम्हारा यही रिएक्शन होगा। तभी मैंने अपने परिवार वालों से कहा था कि वे तुम लोगों से कोई बात न छुपाएं, तुम लोगों को सब कुछ सच सच बता दें। लेकिन वह कहने लगे कि यह बात जानकर शायद तुम लोग शादी से इनकार कर दो। तब मैंने जख्मी नजरों से उन्हें देखा और बोली, तो आप खुद मुझे यह बात बता देते। अब की बार वह लाजवाब हो गए। कहने लगे
कि मैंने तुम्हें देखा तो तुमसे अलग होने का दिल नहीं चाह रहा था। जब पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम्हें देखकर दिल में नई उमंगें जन्म लेने लगी थी। मुझे तुम अच्छी लगने लगी थी। चाहकर भी मैं तुम्हें सच्चाई बता नहीं पा रहा था। तुम्हारी मासूमियत और सादगी देखकर मुझे यह दुख हो रहा था कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। लेकिन फिर मैं स्वार्थी बन गया और सोचने लगा कि अगर यह थोड़ा सा झूठ बोलकर इतनी अच्छी और खूबसूरत लड़की मेरी जिंदगी में शामिल हो सकती है तो मुझे चुप से काम लेना चाहिए। मुझे माफ कर दो, मैं स्वार्थी हो गया था, लेकिन मेरा विश्वास करो, तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन उनकी कोई बात, कोई दलील मेरे गुस्से को कम नहीं कर सकती थी। मैं अपनी जगह से उठने लगी तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर मुझे वापस बिठा लिया। कहने लगे कि मेरी बात सुनो रूपा, जो होना था हो गया। अब तुम मेरी पत्नी हो और यह यकीन रखो कि मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, तुमसे प्यार करूंगा। मेरे अस्तित्व में जो कमी है यह मेरे भगवान की दी हुई है। यह एक हादसे का नतीजा है, इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप या कसूर नहीं है। अगर तुम इस वजह से मुझे सजा देना चाहती हो, मुझसे दूर रहना चाहती हो, तो तुम भी गलत हो रही हो। क्योंकि जो चीज मेरे बस में नहीं है, तुम उसकी वजह से मुझसे कैसे नाराज हो सकती हो। और मेरे पास भी इस सब से समझौता करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैंने चुपचाप उनके हाथ में अपना हाथ दे दिया, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे और रंजन के कहने पर ही मैंने अपने माँ बाप से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। मैं उन्हें अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। दोस्तों, मैं जानती थी कि वे पहले ही मेरी वजह से परेशान हैं। उनका दिल उदास हो रहा है कि न जाने कब मैं फिर से उनसे मिलूंगी। और ऐसे में यह बात कहकर मैं उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। उनके सामने खुश रहने का दिखावा करते करते मैं न जाने कब हकीकत में खुश रहने का फन सीख गई थी। आहिस्ता आहिस्ता सभी जख्म भरने लगे थे और रंजन से जो गिला था कि उन्होंने मुझसे यह हकीकत छिपाई थी, उन्होंने मेरे इस गिले को जैसे खत्म कर दिया था। उन्होंने मुझे इस कदर मोहब्बत और अपनापन का एहसास दिलाया था कि मैं चाहकर भी उनसे और नाराज नहीं रह सकी थी। अपने दिल से उनकी मोहब्बत को दूर नहीं कर पाई थी। देखते देखते 2 साल का वक्त बीत गए थे और इन 2 सालों में रंजन की मोहब्बत मेरे दिल में जैसे जड़ें जमा चुकी थी। अपने ससुराल वालों से भी मेरे शिकवे शिकायतें खत्म हो चुके थे। मेरी सास ने भी मुझसे इस बात पर माफी मांगी कि उन्हें शुरू में ही मुझे सच बता देना चाहिए था, मगर मैंने उन्हें यह कहकर चुप करा दिया कि मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, मेरे नसीब में जो था मुझे वह मिला। तब वह कहने लगी कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मुझे खुशी है कि मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हारे जैसी समझदार लड़की का चुनाव किया। इस दौरान मेरे गोद में एक छोटी सी गुड़िया भी आ गई थी, जिसे पाकर मैं बहुत खुश थी। दोस्ती, रंजन के ऑफिस के सभी मामलों को उनके वर्कर्स ही देखते थे और कभी कभी मैं भी उनके साथ ऑफिस में चली जाती थी। काफी हद तक मुझे भी उनके साथ ऑफिस के मामलों की समझ आने लगी थी। अब रंजन का कहना था कि वह अपना सारा कारोबार इंडिया में शिफ्ट करना चाहते हैं। वह अब इन कोशिशों में थे क्योंकि वह बहुत समय तक अपने परिवार वालों से दूर थे। अब बाकी की जिंदगी वह अपने परिवार वालों के साथ गुजारना चाह रहे थे और मुझे भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी। दोस्तों, इस दौरान मेरा अपने परिवार वालों के साथ लगातार संपर्क था। मम्मी ने मुझे बताया कि ताई की तीनों बेटियां अपने घर में नाखुश थीं। उनकी एक बेटी को तो तलाक हो गया था
और बाकी दोनों बेटियों के भी बहुत से ससुराली मुद्दों का सामना था। ताई अपने जिन दामाद का जिक्र गर्व से करती थी, अब वह उन्हें कोसने और बद्दुआएं देने लगी थी। और उनकी वह बेटियां, जो कभी किसी को कुछ नहीं समझती थी, अब वह ज़माने के चक्रव्यूह में जैसे फंस कर रह गई थी। ऐसे में मम्मी कहती हैं कि हमारे भगवान का हाथ हमारे सर पर है कि तुम्हारे लिए मैंने बेहतरीन फैसला किया। मुझे तो यही डर था कि कहीं सबकी नजरें तुम्हें ना खा जाए, मगर भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचाया। जिस दिन हम लोग वापस आए, उस दिन मेरे ससुराल वालों के साथ मेरे घर वाले भी मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट पर आए थे। और तब पहली बार मेरे मम्मी पापा ने रंजन को देखा तो उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। मम्मी को मैंने आंख के इशारे से चुप रहने का इशारा किया और वह इशारे को जैसे समझ गई थी, मगर उनकी निगाहों में यह शिकवा था कि मैंने उनसे यह बात क्यों छिपाई। मैं अपने ससुराल वालों के साथ उनके घर में अपने पति के साथ ही गई थी। फिर कुछ दिन बाद जब मैं मम्मी से मिलने के लिए उनके घर गई तो मेरी वजह से मेरी माँ बहुत दुखी थी। मैंने उन्हें यह कहकर शांत कर दिया कि माँ, रंजन का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें उनकी दोनों ही टांगें खराब हो गई थी। मेरा रिश्ता जुड़ा था, उस समय रंजन बिल्कुल ठीक थे, तो क्या बाद में हम उनसे रिश्ता तोड़ लेते तो हमारा भगवान हमसे इस बात पर खुश होता कि हम उस समय तो बहुत खुश थे जब हमें इतना अच्छा रिश्ता मिला था। जब भगवान ने रंजन को अधूरा कर दिया तो क्या हम उसका साथ छोड़कर भगवान को नाराज करते? मेरी माँ मेरी बात समझ गई थी। मैंने मम्मी को बताया कि मुझे जिंदगी से कोई शिकवा नहीं है। खूबियाँ खामियाँ हर इंसान में ही मौजूद होती है और मेरे पति में केवल शारीरिक दृष्टि से यह कमी है, लेकिन उनमें खूबियाँ ऐसी हैं कि मैं खुद पर रश्क करती हूँ। मम्मी ने जब मुझे इस तरह खुशहाल देखा तो वह भी चुप हो गई थी, लेकिन दिल ही दिल में उन्हें भी मेरे ससुराल वालों से शिकवा था। लेकिन फिर आए दिन जब वह अपने परिवार वालों से कोई ना कोई ऐसी बात नहीं की और अब मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।